हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट, UP SI और इसके साथ ही जितने भी उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोरखपुर से वाराणसी हवाई यात्रा का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है जैसे जनवरी मंथ या फिर फरवरी मंथ 2022 की, तो इनकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है स्टार एयर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया? तो असम और मेघालय के बीच जो सीमा विवाद था पिछले 50 सालों से वो सुलझ गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण को। अगला क्वेश्चन है, हरून ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर। और पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम द्वारा SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 जीता गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो ओडिशा में किया गया है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा दिलाने हेतु विधेयक लोकसभा में पेश किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 जातियों को। हाल ही में उत्तर प्रदेश की 6 जातियों कौन कौन सी हैं? गोंड है, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगुड़। इन्हें जो है अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा दिलाने हेतु जो विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया गया। दोस्तों, इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन से संबंधित 3 विधेयक वो संसद में विचाराधीन है। अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2022 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, संत रविदास नगर में रहने वाली गोंड जाति को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर अनुसूचित जनजाति यानी ST की सूची में शामिल करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए जो विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया गया, तो 6 जातियों को कौन कौन सी हैं? गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगुड़। इनमें से जो गोंड जाति है ये अनुसूचित जाति की सूची में है, लेकिन इसे बाहर करके अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रावधान जो है वो किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शारदा सिन्हा को। 30 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में सोन चिरैया संस्था की ओर से आयोजित उत्सवी शाम में शारदा सिन्हा के सम्मान के साथ 1 लाख रुपए प्रदान किए। यानी ये जो सम्मान है लोक निर्मला सम्मान, इसमें क्या है 1 लाख रुपए जो है वो सम्मान राशि दी जाती है। लोक निर्मला सम्मान की शुरुआत सोन चिरैया संस्था की सचिव मालिनी अवस्थी ने अपनी मां निर्मला अवस्थी की स्मृति में वर्ष 2020 में की थी। यानी दोस्तों जो निर्मला सम्मान है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो सोन चिरैया एक संस्था है, उसकी सचिव हैं मालिनी अवस्थी। इन्होंने इस सम्मान की शुरुआत की थी अपनी मां निर्मला अवस्थी की स्मृति में। और कब? तो 2020 में। शारदा सिन्हा भारतीय मैथिली लोक गायिका है। इन्हें वर्ष 2018 में पद्म भूषण एवं 1991 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इनका नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शारदा सिन्हा। इनसे संबंधित आपको ये भी ध्यान रखना है कि पद्म भूषण कब दिया गया? तो 2018 में, पद्मश्री 1991 में, और अभी इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? तो अभी इन्हें लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का कौन सा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 11वां संस्करण। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 की शुरुआत आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड, राजमहेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री और डोनर जी के रेड्डी की उपस्थिति में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से में की गई थी। यानी इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई? तो आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है, आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड, राजमहेंद्रवरम से। और किसकी उपस्थिति में? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा और डोनर जी के रेड्डी की उपस्थिति में इसकी जो शुरुआत है वो की गई है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के तहत 29 और 30 मार्च 2022 को वारंगल में और 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2022 तक 3 दिनों के लिए हैदराबाद में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों पहला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये कब आयोजित किया गया था? तो 2015 में ये पहला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में अगर देखें कि ये जो महोत्सव है इसमें किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो इस महोत्सव के तहत सभी को एक छत के नीचे देश के सभी पारंपरिक लोक, शास्त्रीय, आदिवासी और लोकप्रिय कला रूपों को देखने का अवसर मिलता है। ये जो त्यौहार होता है, इस फेस्टिवल में 1000 से ज़्यादा कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, परफॉर्म करते हैं और देश की विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पंडालों की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देश भर के जितने भी कलाकार होते हैं वो अपनी जो योग्यता है वो यहाँ पर दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों का उजागर करने वाले जिकिंग जेरिया लिविंग रूट ब्रिज वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि हाल ही में किस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो ये जो लिविंग रूट ब्रिज है ये मेघालय से संबंधित है। दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज क्या है? तो यहाँ पर आप इमेज में देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पेड़ हैं इनकी जो रूट है, इनकी जो जड़ें हैं, इन्हीं पर जो लोग हैं वहाँ के उन्होंने क्या बनाया? ब्रिज बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज है ये पेड़ों की रूट यानी पेड़ों की जड़ों पर बनाया गया है। और ये जो ब्रिज है वहाँ पर एक ब्रिज नहीं है, यहाँ पर कई सारे ब्रिज हैं और ये पहली बार नहीं है कि वहाँ पर ब्रिज बनाया गया, कई सालों से वहाँ पर जो है इस तरह के ब्रिज लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो ब्रिज हैं ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। दोस्तों ग्रामीणों ने लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों के दोनों किनारों पर
इस तरह के जो पुल हैं उनका निर्माण किया है, यानी 10 से 15 सालों की अवधि में इस तरह के जो पुल हैं वो कई सारे बनाए गए। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि राज्य में लगभग कितने ब्रिज हैं, तो अगर संख्या में देखा जाए तो लगभग 100 ऐसे ब्रिज हैं। 100 ऐसे ब्रिज हैं कहाँ पर? मेघालय में। दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुल हैं ये कितने वर्षों से बनाए जा रहे हैं, तो 600 से अधिक वर्षों से इन पुल का निर्माण और रख रखाव वहाँ के ग्रामीण लोग करते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कितने सालों से, तो 600 से ज़्यादा सालों से यहाँ पर इस तरह के पुल का निर्माण जो है किया जा रहा है, लेकिन पिछले 10 से 15 वर्षों की अवधि में इस तरह के पेड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए कि 2022 में यूनेस्को ने अस्थायी धरोहर स्थलों की सूची में और किस किस को शामिल किया गया है, तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के जियोग्लिफ्स, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल यानी नंदी, ये 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह बनाने वाली साइटें हैं। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र जियोग्लिफ्स, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल यानी नंदी। तो ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। दोस्तों यूनेस्को की अगर बात की जाए, यूनेस्को, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? यहाँ पर देखेंगे यूनेस्को की स्थापना कब हुई है, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर जो इसका है वो कहाँ पर है, ये है पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को में सदस्य देश कितने हैं, तो 193 यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या है। और यूनेस्को के प्रमुख कौन है, तो ऑड्रे अजोले, ये वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख हैं। तो ये सारी चीजें यूनेस्को से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों यहाँ पर मेघालय की बात है, तो मेघालय के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, ये है मैप में मेघालय। जो मेघालय है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है, तो ये असम की सीमा को टच करता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बांग्लादेश है, ये देश है जो मेघालय की सीमा को टच करता है। दोस्तों मेघालय की कैपिटल क्या है, तो शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है, तो सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर हैं। और मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 2 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। पीएम संग्रहालय को बनाने के लिए साल 2018 में मंजूरी दी गई थी। दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में कुल 270 करोड़ रुपए की लागत से 14 अप्रैल 2022 को भवन परिसर का उद्घाटन पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के आवास पर किया गया। ये जो संग्रहालय ये भारत के सभी 14 प्रधानमंत्रियों के जीवन, समय और देश के लिए उनके योगदान को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की बात है, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, ये है दिल्ली। दिल्ली भारत की किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को दिल्ली टच करता है। और दोस्तों दिल्ली की कैपिटल क्या है, तो नई दिल्ली दिल्ली की कैपिटल है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के गवर्नर कौन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 7 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों दिल्ली ये कैसा राज्य है, तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में अगर देखा जाए भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में 8 यूटी हैं। और राज्य कितने हैं, तो स्टेट की अगर बात की जाए तो भारत में 28 यानी 28 राज्यों की संख्या है। दोस्तों पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसलिए जो राज्यों की संख्या है वो कितनी रह गई, 28। पहले 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस वजह से पहले 7 थे, फिर हो गए 9,
लेकिन अभी जो है दादर नगर हवेली और दमन और दीव इसको जोड़ करके एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया। इस वजह से जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो कितनी है, तो 8। तो ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 हैं और स्टेट की अगर बात की जाए तो 28। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की। ये सरकार, उद्योग, सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के अंतरिक्ष विशिष्ट प्राथमिकताओं को विकसित करने एवं उनकी वकालत करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेगा। ये जो एजेंसी है ये अंतरिक्ष क्षेत्र में विशेषज्ञता, रणनीतिक अंतरिक्ष योजना बनाने में सहायता एवं अंतरिक्ष नीति के परिशोधन के संबंध में किसी भी विकास का हिस्सा बनने में सक्षम होने हेतु कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। तो ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना किस देश ने की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने इसकी घोषणा की है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट लॉन्च की? तो ये जो वेबसाइट है ये लॉन्च की है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, किस नाम से, तो मोदी स्टोरी के नाम से। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों तथा जो प्रधानमंत्री की जीवनी है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना इसका उद्देश्य है। और इस पोर्टल को modiststory.in पर एक्सेस किया जा सकता है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे ध्यान रखना है कि मोदी स्टोरी नामक जो वेब पोर्टल है इसे किसने लॉन्च किया है, तो महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं उनकी ग्रैंड डॉटर हैं सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, इन्होंने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया नामक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्याम प्रसाद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्याम प्रसाद द्वारा लिखित पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक आंध्र प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सुमैया की जीवन कहानी पर आधारित है, जिन्होंने युवाओं को समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, इसके लेखक कौन है, तो श्याम प्रसाद इसके लेखक हैं। और हाल ही में इसका विमोचन किसने किया, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया। और ये जो पुस्तक है ये किसके जीवन पर आधारित है, तो आंध्र प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सुमैया, जिनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में ये पता चला कि मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण हैं और ऐसा पहली बार है। शोधकर्ताओं ने मौजूदा तकनीकों को उन कणों का पता लगाने एवं उनका विश्लेषण करने के लिए अनुकूलित किया जो आकार में 700 नैनोमीटर जितने छोटे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि हाल ही में पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है और ये किस देश के शोधकर्ताओं ने पता किया है, तो नीदरलैंड के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक शोध किया और उसके अनुसार ये पता चला है। दोस्तों नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। नीदरलैंड की करेंसी क्या है, तो यूरो नीदरलैंड की करेंसी है। और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मार्क रूट नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक कौन बनी?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेणु सिंह। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक के रूप में रेणु सिंह को नियुक्त किया गया। इसके अलावा ICFRE के महानिदेशक के रूप में AS रावत को भी पदभार सौंपा गया। वह संस्थान की दूसरी महिला निर्देशक बनी। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान, उसके लिए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रेणु सिंह को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे 1 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो खबरी ऐप पर आप इसका ऑडियो रिवीजन कर सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी ऑडियो रिवीजन ऑन खबरी, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो खबरी ऐप पर आप पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको चैनल शो होगा यूपी एग्जाम क्विज़र, जिसे आपको फॉलो कर लेना है और उसके बाद से आप सारी ऑडियो सुन सकते हैं। तो ये है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, तो ये जीता है विल स्मिथ ने और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये आज का क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।